जिस चीन की आर्थिक ताकत का लोहा दुनिया मानती है, आज से 40 साल पहले वो एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसने महज 45 साल में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आखिर कैसे, जानते हैं आप? दरअसल 1980 के दशक में चीन की आबादी का 58 से 60% वर्किंग पॉपुलेशन था, यानी उनकी उम्र 15 साल से 64 साल के बीच थी। औसत उम्र 22 साल होती थी। और इससे भी बड़ी बात, ये वर्किंग पॉपुलेशन या फिर कहें कि युवा आबादी काफ़ी सस्ते में काम करने के लिए तैयार रहती थी। अपनी इसी चुनौती को चीन ने अपनी मजबूती में बदला और नतीजा आपके सामने है। आज मैं उदाहरण आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हर तरफ जिस बिहार चुनाव की चर्चा है, उस बिहार में 60% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी सस्ता वर्कफोर्स है। ये बिहार की वही ताकत है जिस ताकत की बदौलत दुनिया के सामने चीन ने अपनी मजबूती दिखाई। ये बिहार की वही ताकत है जिस ताकत की बदौलत वियतनाम दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। तो फिर बिहार क्यों नहीं? आखिर क्यों बिहार में बड़ी इंडस्ट्री आने से कतराती है? आखिर क्यों बिहार पलायन के लिए बदनाम है? चुनाव से पहले राजनीतिक वादे इन समस्याओं को दूर करने में कितने कामयाब होंगे? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने बेहद ही खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ महापर्व पर बिहार आने और वापस जाने की परेशानियों ने बिहार से पलायन के सच को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में बहार और विकास की रफ्तार का मंत्र जपने वालों के चेहरे से नकाब उतर गया है। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी जगहों से बिहार आने वाली ट्रेनों के लिए लोगों की लंबी कतारों में बिहार के प्रवासियों का दर्द दिखा। पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में मंगल राज आएगा। बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा। मेरी एक बात याद रखनी है, आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा। चुनावी सभा में बात सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, सभी रोजगार और नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इस बार बिहार चुनाव में नई एंट्री जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तो पलायन को ही मुख्य मुद्दा बनाया है। उन्होंने बिहार के विकास और पलायन को रोकने के लिए अपना विजन भी रखा। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा है। बिहार तब जीतेगा जब आप अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। आप अगर गलत नेताओं का चुनाव करके यहाँ से भेजेंगे तो 5 साल आपको भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर चले आए, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। दरअसल आज बिहार और बिहारी अपने ही देश में बेइज्जती झेलते हैं। यहाँ के नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई विजन या एक्शन प्लान इनके पास नहीं होता जिससे कि विकास का जो चक्का जाम है उसे ठीक किया जा सके। दरअसल बिहार आज़ादी और आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में इतना पिछड़ा भी नहीं था। 1950 के दशक में योजना आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1947 से लगभग 1967 तक बिहार भारत के उन राज्यों में था जहां प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत बेहतर थी। बिहार केसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह के 23 साल के शासन में बिहार में इंडस्ट्री की रफ्तार तेज रही।
बोकारो स्टील प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर रिफाइनरी और टेल्को जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हुए। 1950 के दशक के मध्य तक भारत के कुल चीनी उत्पादन का 25% बिहार से था, लेकिन 70 का दशक आते आते बिहार विकास की गाड़ी से बेपटरी होता गया। फिर जेपी आंदोलन और उसके बाद की सियासी उठापटक ने शासन प्रशासन को कमजोर कर दिया। 80 और 90 के दशक में तो लोग अपने बच्चों तक को बिहार से बाहर पढ़ाने के लिए भेजने लगे। पलायन की जो मार थी वो लगातार बढ़ने लगी। साल 2000 में बिहार के बंटवारे के साथ ही इंडस्ट्री का आधार ही खत्म हो गया। तब से बिहार की ग्रोथ स्टोरी पटरी पर नहीं लौटी। लालू शासन के कथित जंगल राज के बाद सुशासन राज में बिहार में ग्रोथ को पटरी पर लाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग के आंकड़े हो या फिर बिहार सरकार का आर्थिक सर्वे, सभी डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार पिछड़ेपन में सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में जब तक बिहार में इंडस्ट्री, कामकाज के लिए धंधे और रोजगार नहीं लगेंगे, लोग कमाई और दवाई के लिए बिहार से जाते रहेंगे। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या कभी बिहार की राजनीतिक पार्टियां सच में बिहार के विकास के लिए संजीदा होकर काम करेंगी, या फिर बिहार और बिहारी सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रहेंगे और हर चुनाव में उन पर रोटियां सेकी जाएगी। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान। अमृतलाल मीणा साहब हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और कुछ महीने पहले तक बिहार के मुख्य सचिव थे। संजय गोयनका जी, जो कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी पॉलिसी इनिशिएटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। अरविंद झा साहब हैं, जो कि मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर हैं और बिहार के कई स्टार्टअप की मेंटरिंग भी कर रहे हैं। मनिंदर नाथ ठाकुर हैं, जो कि जेएनयू में स्टडीज ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं और बिहार को काफ़ी करीब से जानते हैं। और अमिताभ तिवारी हैं, जो कि आर्थिक चश्मे से बिहार की राजनीति को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में अमृतलाल मीणा साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपने बिहार में काफ़ी दिन तक सेवाएं दी हैं और केंद्र सरकार में भी सेवाएं दी हैं। आपने इस चीज़ को समझा भी होगा कि बिहार में हर वो वजह मौजूद है जिसकी वजह से बिहार को तरक्की के रास्ते पर अव्वल होना चाहिए, लेकिन आज भी बिहार आर्थिक तरक्की के मामले में पीछे है। आखिर कहाँ हम लोग फिसल जाते हैं? नमस्कार लक्ष्मण जी, आई थिंक आई एम ऑडिबल। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आ रही है। देखिए, इस चर्चा की पृष्ठभूमि जी, इस चर्चा की जो पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है उसमें बहुत विस्तार से उस बात को रखा गया है कि किन कारणों से बिहार में बेरोजगारी की समस्या तुलनात्मक अधिक है और पलायन यहाँ का तुलनात्मक अधिक है। मैं सबसे पहले आंकड़ों के रूप में थोड़ी स्पष्टता लाना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य परसेप्शन ये है कि बिहार से लगभग 15-20% आबादी पलायन करती है, परंतु आंकड़ों के रूप में बात ये सही नहीं है। अभी 2023 में राज्य सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, जिसमें प्रत्येक परिवार के हर व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठी की गई थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट है उसमें 4.5% पॉपुलेशन अपने राज्य के बाहर निवास करती है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए जो लोग गए वो भी शामिल है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए राज्य के बाहर गए हैं वो लोग भी शामिल है, सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर गए हैं वो लोग भी शामिल है, और उसमें वो लोग भी शामिल है जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन हुआ है, जो रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए हैं। जहां परिवार के रूप में यदि अपन देखते हैं तो कुल परिवारों में से लगभग 16% परिवारों में से 1-2 या उससे अधिक व्यक्ति राज्य के बाहर गए हुए हैं। तो ये तो सेंसस का फिगर है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ जब पर्व त्योहार का अवसर होता है, विशेषकर बिहार ऐसा राज्य है जिसमें छठ महापर्व के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थल से घर आते हैं, तो उस समय
ये महसूस होता है कि लोगों को बहुत कठिनाई है, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है, लेकिन अपन को ये भी बात समझना जरूरी है कि राज्य में पिछले वर्षों में काफ़ी रोजगार सृजित हुआ है। आपको ध्यान होगा कि सरकारी सेक्टर में भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर आए हैं। सरकारी सेक्टर में रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल लगभग 20 लाख सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें करीब 14.5 लाख कर्मी कार्यरत है और 5-5.5 लाख की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। और राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में काफ़ी बड़े पैमाने पर नए पद भी सृजित किए हैं। लेकिन इंडस्ट्री का जिस बड़े पैमाने पर राज्य में स्थापना होनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जैसा कि अन्य राज्यों में है, प्लस अर्बनाइजेशन। चूंकि अर्बनाइजेशन में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अपने राज्य के लोग जब देश के अन्य शहरों में जाते हैं तो वहाँ प्राइमरीली अर्बन सेक्टर में वे लोग रोजगार पाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और इंडस्ट्रीज में पाते हैं। तो अपने राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतनी गति नहीं मिल पाई है। हालांकि पिछले वर्षों में सरकार की जो प्रोएक्टिव पॉलिसीज रही है, बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2006, 11, 16 जो अब तक चल रही है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया है, लेकिन फिर भी बड़े इन्वेस्टर्स को और आने की ज़रूरत है और इस दिशा में काफ़ी काम पिछले वर्षों में हुआ है। आपको ये जानकारी होगी कि अपने यहाँ जो बिहार इंडस्ट्रियल मैं दरअसल यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि तमाम सुविधाएं, तमाम पॉलिसी इनिशिएटिव के बाद कोई बड़ी इंडस्ट्री आखिर क्यों नहीं आ पा रही है? आती भी है बड़ी इंडस्ट्री तो बहुत ही छोटे पैमाने पर आती है। किस बात का डर उन्हें सता रहा होता है? लक्ष्मण जी, चूंकि अब मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं तो थोड़ा खुल के बोल सकता हूं। अपने राज्य में वर्ष 90 से लेकर 2014 तक जो केंद्र और राज्य का जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट था वो एक दूसरे का विरोधी था। केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार थी, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 90 से लेकर के 2014 तक सामान्यतः आप ऐसा देखोगे कुछ समय रहा होगा। तो इस बहुत लंबी अवधि में, लगभग 25 साल की अवधि में, बिहार राज्य को केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिल सकता था, और पिछले 10 वर्षों में अपन जो सहयोग देखे हैं तुलनात्मक, उससे राज्य की अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है। तो उसके चलते उस पीरियड में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या देश के विभिन्न विभागों के इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो, बड़ी इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट हो, वो सब प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी आ रही है, सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसीज आ रही है, तो पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। और जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 अभी हाल में लॉन्च की गई है, आशा है कि इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसा जानकारी मिलती है कि कई बड़े इन्वेस्टर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जनवरी 2025 में जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन समिट हुआ था, उसमें भी लगभग 1,80,000 करोड़ के 423 MOU साइन हुए थे। तो मेरे विचार से अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनेबली डेवलप हो गया है, पॉलिसीज बहुत सपोर्टिव और इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है, तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि बहुत तेजी से बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे। और पिछले कुछ समय में पावर सेक्टर में और बाकी सोलर रिन्यूअल में आपने देखा होगा काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट आए। मैं ऐसा करता हूं कि हमारे साथ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे ही जान लेता हूं कि आखिर ये जो अपेक्षा की जा रही है कि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि बड़ी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बिहार में आएगी। गोयनका साहब, आपको कितनी संभावना दिख रही है? लक्ष्मण जी, धन्यवाद मुझे इस फोरम पे बुलाने के लिए। बेसिकली सर, जैसा मीना साहब ने कहा है कि बिहार का प्रोग्रेस हो जरूर रहा है, बट उसकी पेस बहुत छोटी है। हम एग्जांपल अगर दें सर, मैं एक सीधा जीएसडीपी से देते हैं कि अगर नेशनल जीएसडीपी 6 से 7% है, तो बिहार की जीएसडीपी 12-13% रही है पिछले 10-12 सालों में। बट अभी भी हम 3% ही हैं टोटल कंट्री के। अगर 28 स्टेट में बांट लें तो सर हम नेशनल एवरेज, मतलब नीचे के पावदान से खड़े हैं। आज से 15 साल पहले वहीं थे, आज वहीं खड़े। मे भी इसका कारण क्या है कि सरकार पॉलिसी बनाती जरूर है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं हो पाता। सरकार की मंशा जरूर कहीं ना कहीं रहती है कि हम इंडस्ट्री का विकास करें,
लेकिन जो इंडस्ट्री को बेसिक चीजें चाहिए वो हमें मुहैया हो नहीं पाती हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारा निदान टाइम पे हो जाए, बट वो होता नहीं है सर। उसके लिए मीना साहब ने बहुत कोशिश की थी कि हम ग्रीवांस रिडर्सल को ऐसा बनाएंगे कि वो ग्रीवांस आपका तुरंत अटेंड हो जाए, बट कोशिश करने के बाद सर आज भी हम वहीं खड़े हैं। अब क्यों ये दिक्कत आ रही है ये हम नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं मेंटल एटीट्यूड में चेंज चाहिए। हमें जो हमारे बिहार में जो अप्रोच है वो अप्रोच हमें लगता नहीं है कि सरकार की कोशिश है, इंडस्ट्री भी चाहती आए, लेकिन फिर भी हम आ नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है इंडस्ट्री को फोकस नहीं दिया गया अभी तक। हमारा बजट साइज ही सर 1% है टोटल बजट का, 3.25 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1% इंडस्ट्री का खाली बजट है। बिहार में आज से 5 साल पहले जमीन ही नहीं थी बियाडा के पास, वो तो शुगर केन की कुछ जमीनें आ गई, तब हमारे पास कुछ इंडस्ट्री आई है पिछले 4-5 सालों में। डेफिनेटली पहले आज से 5-7 साल पहले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इथेनॉल ने मेजर चेंज किया है, 12-14 इंडस्ट्री 100-150 करोड़ की आई, अब 400-500 करोड़ की इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। बट मे बी हमारी इंसेंटिव पॉलिसी जो भी रही वो स्टेट बेस्ड ही रही कि हमारे स्टेट में लगाइए और हमारे स्टेट में बेचिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो जितने भी आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे ब्रिटेनिया हो, चाहे पार्ले हो, चाहे सिटी सीमेंट हो, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, उन्होंने उतनी ही बड़ी फैक्ट्री लगाई कि बिहार के अंदर माल बेच लें। तो सर वो अप्रोच ही कभी नहीं आया, सोच ही नहीं आई कि हम वैसा पॉलिसी बनाएं कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाएं और पूरे हिंदुस्तान में माल बेचें और हिंदुस्तान के बाहर बेचें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि फैक्ट्री ऐसा लगाएं जो बिहार के सिर्फ मार्केट को सर्व ना करे, बिहार के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके देश के दूसरे हिस्सों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में हम अपने माल की सप्लाई कर सकें। ये अप्रोच अभी तक नहीं आया है। अरविंद झा साहब हैं जो कि मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर हैं और कई सारे स्टार्टअप को मेंटर भी करते हैं, लेकिन स्टार्टअप पे आगे चल के अरविंद झा साहब मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात, इंडस्ट्री माइंडसेट की बात यहाँ पे चल रही है, उससे आप कितने सहमत हैं? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद आपको बुलाने के लिए हमें। मीना जी ने कुछ जो बोला वो शायद आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैं पढ़ ही रहा था, पूरा रिसर्च कर रहा था, और 80 लाख लोग तो आने के लिए तैयार वापस थे छठ के लिए, जो कि अगर हम 4% 4.5% कर लेंगे फिगर, तो 50-60 लाख रुपया, 50-60 लोग आएगा जो पलायन है। पलायन का फिगर जो मेरे पास है वो 2.65 करोड़ का है, विच इज़ अराउंड 20%, मे बी 22% है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम रियली पलायन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो माइग्रेशन का हम प्रॉब्लम देखते हैं, अगर हम ग्लोबल स्केल में देखें, चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर में करीब 8-10 करोड़ लोग आगे पीछे होते हैं। यूएस में भी जो उनका थैंक्स गिविंग है उसमें करीब 80 लाख लोग आगे पीछे होते हैं केवल एयर ट्रैफिक से, और ओवरऑल हम देखें तो कम से कम 5 करोड़ लोग जो है इधर उधर होते हैं। तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर कम है शायद, और सब लोग बिहार वापस आना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की प्रॉब्लम है, देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क देखता है कि मेरा रिस्क कितना है इस जगह पर। तो बिहार में 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस समय। जो लोकल पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। अगर हमारा जीडीपी जो है 1/7 है कर्नाटका का, और हम 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज से भी नीचे हैं इस समय में, और ये अनुमान लगाया जाता है कि आजकल का जो पिछले 2 साल का 14-15% ग्रोथ रेट है, वो अगर 15 साल चल भी पड़ा तो भी हम जाके आधे तक पहुंचेंगे, जो कि बड़े विकसित राज्य हैं उसको देखते हुए। तो इसका मतलब है कि कैपिटल आ ही नहीं रहा है हमारे स्टेट पे। अगर हम बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, आप उसका बैलेंस शीट देखिए, पहले तो मिलेगा ही नहीं आपको, आपकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24 का कहीं का कोई फाइनेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा उनको कि भाई आपका बैलेंस शीट कितना है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना लोन किया। 70-80 करोड़ का उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल था, और 400 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो जो संस्था 25-30 साल से चल रही है, अगर उसका इतना वीक स्टैटिक्स है, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो बाहर का इन्वेस्टर जो है पॉलिटिकल रिस्क की बात हम करते हैं हमेशा, उसको पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जो परसेप्शन का बहुत बड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम है। हम तो देखते हैं कि स्टार्टअप में भी लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आपको तकलीफ तो नहीं होती, आपको कोई रंगदारी तो नहीं मांगता, आपको कोई परेशानी तो नहीं करता वहाँ पे, अगर आप कुछ बढ़ जाओगे तो आपके स्टार्टअप्स को तंग तो नहीं करेंगे। तो एक सबसे बड़ा रिस्क ये है। दूसरा जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कि डायस्पोरा का है, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट होना चाहिए। मान लीजिए हम समझते हैं कि 60-70 लाख लोग हो सकता है कि बाहर हों, जो अच्छे स्थिति में हो फाइनेंशियली, जो लेबर क्लास में नहीं है, जो एक तरह से प्रभुत्व क्लास में है, उनका कैपिटल भी बिहार में नहीं लग पा रहा। उनके सबके अपने अपने घर हैं गाँव में, लेकिन कोई भी आदमी उस गाँव के घर को रिन्यू नहीं करा रहा है, कोई मॉडर्नाइज नहीं करा रहा है, कोई अपडेट नहीं करा रहा है।
तो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं उस सेक्टर में। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अभी पिछले 5-7-10 साल में हुआ है, वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि एयरपोर्ट बने हैं, रोड्स पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, टेलीकॉम में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट आया है, और सर्विसेज सेक्टर जैसे जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा है। बिहार में अभी भी रूरल पॉपुलेशन 80% के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, तो अर्बनाइजेशन बहुत स्लो रहा है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शायद हो सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और तीसरा जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे संजीव, की भाई वो इंसेंटिव जो है ना, थोड़ा सा लॉप साइडेड है। देखिए अभी चंद्रबाबू नायडू का आप देखिए, वो 1 रुपये में गूगल को बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप आइए और यहाँ पे काम कीजिए। और हमारा जो पॉलिसी है, जितने भी पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी हो, IT पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो सब है कि आप आइए, अपने रिस्क पे पैसा लगाइए, 4 साल बाद 5 साल बाद हम आपको कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे, या कुछ सब्सिडी दे देंगे, या कुछ और। हम अपनी तरफ से क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमने, स्टेट ने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। इस समय बिहार इतने पीछे है कि स्टेट को चाहिए कि 10-20 हज़ार करोड़ खुद से इन्वेस्ट करे, PPP मॉडल पे करे, दूसरों के साथ इन्वेस्टमेंट करे, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है हमारे। एग्रीकल्चर अगर हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रहा पा रहा? हम सब केवल बात कर रहे हैं कि लीची में इन्वेस्टमेंट का बहुत अपॉर्चुनिटी है, मेज में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, बनाना में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सारा का सारा काम तो रॉ मटेरियल पे हो पा रहा है। क्यों नहीं अररिया से या सुपौल से, जो मेज का जहाँ पे गढ़ है, वहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं? और कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? नेशन का एक सिंगल फॉर्मेट हो गया हमारे यहाँ पे। हम सेबी की बात करें, सेबी भी रेगुलेशन अगर करता है, बोलता है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, मान लीजिए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बिहार के लिए, यूपी के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, बंगाल के लिए चलता ही नहीं है। हम जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन वीक है, और जो हम कैसे कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ कंपीट करेंगे, तो सिंगल पॉलिसी पूरे देश में क्यों लागू हो रही है हमारे? तो ये 3-4 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, और टाइम मिलेगा तो उसको विस्तार से बताएंगे। हाँ, दरअसल इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पे मैं मीना सर से रिएक्शन लूंगा, लेकिन 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं शो में, उनको मैं शामिल कर लूं। पहले MN ठाकुर सर और अमिताभ तिवारी जी। सबसे पहले MN ठाकुर सर, आपके पास आऊंगा। जिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात अभी अरविंद झा साहब कर रहे थे, आप तो काफ़ी करीब से देखते भी हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं, आपको ये कितनी बड़ी समस्या लग रही है? लक्ष्मण, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बहस है। बिल्कुल अरविंद जी ने सही कहा कि थोड़ा और विस्तार से यदि हम देखें, थोड़ा डीप जाके देखें, तो मैं इसको कहता हूं कि ये फ्रोजन ट्रांजिशन है। फ्रोजन ट्रांजिशन का मतलब ये है, और सब लोग उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, कि कैसे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, यानी सामंतवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन का दौर है, भारत के अन्य हिस्सों में बड़ा तेजी से हो गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में इतना तेजी से हो रहा है, लेकिन बिहार में वो जगह फंस गया, कहीं हम फंस गए हैं, उसमें जो ट्रांजिशन हो नहीं रहा है। तो उसमें स्ट्रक्चरल लॉजिक क्या हो सकता है? 2 चीजें मुझे समझ में आती हैं। एक तो 1990-93 तक एक जो फ्रेट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था भारत में, जिसके तहत कि जो रॉ मटेरियल आपके यहाँ से कहीं और जाना है, तो उसमें जो खर्चा लगेगा वो स्टेट देता था। नतीजा ये हुआ कि हमारा जो बहुत सारा रॉ मटेरियल जिसका हमें लाभ था, वो हमें मिला नहीं, वो सब बाहर चला गया। तो हमारे यहाँ सस्ता रॉ मटेरियल होने के बावजूद कोई उद्योग लगा नहीं ठीक से, कोई वहाँ आना नहीं चाहा। ये तो तब तक की बात थी, और ये एक तरह से ना वो बड़ा भाई वाला सिंड्रोम था कि बिहार को राष्ट्र का निर्माण करना था, तो उसके रिसोर्सेज दुनिया भर में फैल गए। और उसने जो संरचना पैदा की, उसका नतीजा हम आज तक भोग रहे हैं। क्योंकि ये जो फ्रोजन ट्रांजिशन होता है, जो बदलाव रुक जाता है, उसमें क्या होता है कि आप जब उसमें पैसा डालते भी हैं तो वो कहीं और चला जाता है। मसलन आप देखिए कि पिछले 10-12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की गई, जो भी पैसा वहां लगाया गया, लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपया तो बाहर से लोन लिया गया, जिसपे हम 37% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? तो वो पैसा थोड़ा बहुत तो लोगों तक पहुंचा, जिससे थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको दिखती है, लेकिन बहुत पैसा उसका जो था वो एक छोटे से सेक्शन के हाथ में आ गया, जो वहां का पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब सोचने की बात यह है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि करप्शन हो गया, चलिए होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो पैसा उन्होंने लिया वहां से, उस पैसे को भी उन्होंने बिहार में इन्वेस्ट नहीं किया, वो दिल्ली में इन्वेस्ट किया। सब लोगों ने दिल्ली में फ्लैट खरीदा,
जैसा सही कहा अरविंद जी ने कि गांव के घर को कोई रिन्यू नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली में सब लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। जो पॉलिटिकल क्लास है, मुझे पूरा डेटा तो इस पर नहीं है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं मुझे सही लगता है कि उनका पैसा भी दिल्ली के मॉल में इधर उधर इन्वेस्टेड है, यानी वो खुद ही कैपिटल फॉर्मेशन वहां नहीं कर रहे हैं। आप बैंक का रेशियो देखिए कि कितना हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और कितना हम उससे लोन ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, कहां प्रॉब्लम हो रहा है? और खुद हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में, तो बाहर से लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो वो एक पूरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसमें रेड टेपिज्म भी है, लोकल गुंडाइज्म भी जो है, जो सामंतवादी व्यवस्था का एक डर पैदा होता है वहां के लोकल लॉर्ड से, वो भी हो रहा है। तो ये एक तरह का माहौल ऐसा बनता है जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। मुझे जैसा लगता है कि ये जो एलीट है बिहार का, वो काफी गड़बड़ है। वो बिल्कुल ही पैसे का दोहन करता है और उसको कहीं और ले जाता है। दूसरी बात जो है, मुझे नहीं लगता है कि गांव के समाज को अर्बन समाज में बदल देना एक बड़ा सॉल्यूशन है। मुझे लगता है बिहार में एक नए तरह का इंडस्ट्रियल मॉडल लाना चाहिए जिसमें अर्बनाइज करने की जगह पे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। और किस तरह का इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इस पे हमें विचार करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पक्ष में कतई नहीं हूं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप करें, वो भी जरूर हो, लेकिन ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन वाला इंडस्ट्री डेवलप करे, और जिसमें कि एक साथ बहुत बड़ा कैपिटल को नहीं इनवाइट करके छोटे छोटे कैपिटल्स को प्रमोट करने की कोशिश की जा सकती है, जो एक पूरा प्रोडक्शन चेन बना के उसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये इंसेंटिव क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे जो सांस्कृतिक परेशानी हमारी है, जो अगेन मुझे लगता है कि ये फ्रोजन ट्रांजिशन से पैदा होता है, उसको कैसे डील किया जाए, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। जैसे अभी आप देख रहे हैं चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे फिर दब जा रहे हैं और फिर फाइनली हम वहीं पहुंच जा रहे हैं। जो एक कैलकुलेशन हमारा कम्युनिटी कास्ट कैलकुलेशन है, उसमें फिर फंस जा रहे हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे गॉन हो जाते हैं, गॉन होते जा रहे हैं। इससे कैसे निकला जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैं झा जी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, मुझे पता नहीं है डेटा के बारे में और किस तरह से कास्ट डेटा लिया गया है। यदि वो कहते हैं कि केवल 4% लोगों ने माइग्रेट किया है बिहार से, ये सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट मुझे लगता नहीं है। उन्हें अपने डेटा को दोबारा एग्जामिन करना चाहिए। जो मेरा लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग है अपने गांव में या लोगों को देख के, बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट किए हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिहार पे नहीं हो पा रहा है। वो वापस जाना चाहते हैं, लव अफेक्शन है, लेकिन वापस री इन्वेस्ट ना तो अपने एनर्जी करना चाहते हैं वहां, ना अपना रिसोर्सेज करना चाहते हैं। इस पे विमर्श करने की जरूरत है कि उसको कैसे रिवर्स किया जाए। जब तक खुद हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शायद हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे हमारे यहाँ लग जाएंगे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ तिवारी जी, बिहार के लोग खुद बिहार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह है? जो अभी एम.एन. ठाकुर सर कह रहे थे कि बिहार के लोग बाहर जाकर अच्छा करते नहीं, कि बिहार में अच्छा करना नहीं चाहते। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो काफी सारे लोगों ने, ऑनरेबल पैनलिस्ट ने बताए हैं यहाँ पे। आई थिंक सबसे बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। डिस्पाइट 20 साल गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी के रहने के बावजूद, जहां पर परसेप्शनली लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, उसके बाद भी इंडस्ट्री जो है या सर्विस रिलेटेड कंपनीज हैं, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं बिहार में। अभी आपके स्लाइड्स पे दिख रहा है कि जहां पर भारत में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, वहां पर बिहार में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी को बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है पिछले 4 या 5 साल में, और वो नेशनल एवरेज के लगभग आधे से भी कम है। तो जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्रेडिट है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट का, या जो वो इलेक्शंस में यूज होता है, विच इज इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर। और आज भी आप अगर प्राइम मिनिस्टर की रैली देखेंगे तो एक फियर ऑफ रिटर्न ऑफ जंगल राज का नैरेटिव एनडीए का है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, ठीक है, जो कि मैं मान रहा हूं इस बात को कि हुआ है, फिर भी जो पॉलिटिकल क्लास है या गवर्नमेंट है, वो इंडस्ट्रीज तो यानी मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री भी लाने में नाकामयाब रही है।
मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्टेट लैंडलॉक्ड है, माइंस झारखंड को चली गई, वहां पर कोई स्टील प्लांट या कोई नॉन फेरस मेटल्स का प्लांट लगाना चाहेगा, उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होगा, उसका फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाए। ये एक आर्गुमेंट है, एक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट की बात है। कोई रिफाइनरी लगेगी तो क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा, और एक वायबिलिटी प्रोजेक्ट की है। लेकिन मैं तब हूं कि जहां बिहार के लड़के लड़कियां हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा बोलते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर सर्विस इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, वो सर्विस इंडस्ट्रीज लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट के बाद भी बिहार में, जैसे मान लेते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, व्हाटएवर, गूगल, हम लोग बात कर रहे हैं गूगल एटसेट्रा की, तो ये सीधा का सीधा बताता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज वगैरह बातें तो ठीक है, क्लियर लैक ऑफ विजन है बिहार के टॉप लीडरशिप का, ठीक है, क्लियर लैक ऑफ विजन को दर्शाता है ये, मुझे तो ये लगता है। और इसका सोल्यूशन 14% 15% जीडीपी ग्रोथ रेट देख करके ही मुझे लगता है कि जो रूलिंग क्लास है वहां पे काफी उनको लगता है कि परफॉर्मेंस स्टेट की काफी अच्छी है। भाई इसमें बेस इफेक्ट भी तो होता है। आज भी 20 साल के बाद भी, ये 14-15% ग्रोथ रेट के बाद भी बिहार की पर कैपिटा इनकम 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज है। और 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे या राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, उस वक्त भी 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज था या उसके आसपास ही था। तो पर कैपिटा इनकम में कोई परसेप्शनल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है ना, क्योंकि जॉब्स यहाँ पे नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, आप दिखाई रहे हैं 55% लोग तो शायद सिर्फ जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं और 20% व्यापार के लिए। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की कमी है, और जो एनवायरनमेंट की कमी है यहाँ पे। मीणा सर, 2-3 मुद्दे आपके लिए आए हैं। पहला कि जो हम लोग बात कर रहे थे पलायन की, तो वो आंकड़े जो है सो वो जमीन से थोड़े से मेल नहीं खाते हैं। दूसरा, एमएन ठाकुर सर ने कहा फ्रोजन ट्रांजिशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया, वो एक बड़ी वजह है। और तीसरी बात कि ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी, रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन हमारे पास अपना तो बहुत बड़ा एसेट है, यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, उसको क्यों ना हम यूज कर सकते हैं वहां पे? देखिए, जो स्टीम्ड पैनलिस्ट ने परसेप्शन शेयर किया है कि बिहार की लगभग 20% पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, सामान्यतः इसी तरह का जनरल परसेप्शन मेरा भी था। बट जब ये कास्ट सेंसस जो हुआ है 2023 में, ये जैसे नेशनल सेंसस होता है उसी तरह घर घर जाकर के सेंसस किया गया था, और ये बिल्कुल परफेक्ट सेंसस है, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है किसी आधार पर, ये हाउस टू हाउस जाकर किया गया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 4.5% लोग ही ऐसे थे टोटल पॉपुलेशन में जो राज्य के बाहर रह रहे थे। तो इस आंकड़े को विश्वास नहीं करने का तो कोई कारण नहीं है। मैंने ये भी बात कही आपको कि यदि परिवारों से अपन तुलना करते हैं तो लगभग 16% परिवारों में से कोई न कोई व्यक्ति राज्य के बाहर है। तो ये आंकड़े तो बिल्कुल सही है, लेकिन परसेप्शन स्वाभाविक तौर पर, जैसा सभी पैनलिस्ट ने कहा है, बात वो है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले वर्षों में जो कारण हमारे सभी पैनलिस्ट के द्वारा चर्चा किया गया है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हो और देश के अन्य राज्यों में वो जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बिहार को मार्केट के रूप में देख करके किया है, जो प्रोड्यूस है वो बिहार में उपयोग हो जाए ताकि उनकी कॉस्ट कम हो, इसको देख करके किया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की स्किल की भी रही है। अभी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में स्किल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन या सारे जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, एएनएम,
इस सब से काफ़ी अच्छी वर्कफोर्स अभी एजुकेशन लेकर के तैयार हो रही है और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज तुलनात्मक रूप पर बेहतर हो पा रही है। हायर एजुकेशन की क्वालिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी अपने राज्य का एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। मैं आशा करता हूं कि आगे इस पर ध्यान रहेगा और अभी पिछले कुछ समय में ये पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट आया, इससे प्राइवेट सेक्टर का रुझान बढ़ा है। एक और लिमिटेशन बहुत बड़ी थी लैंड की अवेलेबिलिटी। जब से हम लोगों के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए लैंड एक्वायर किया, टोटल 8000 एकड़ की लैंड थी जो प्राय अलॉट हो गई थी। तो पिछले कुछ वर्षों में इसकी भारी कमी थी। तो आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय में 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनके किनारे स्थापित करने के लिए 14,000 एकड़ जमीन एक्विजिशन का निर्णय लिया है। मैं आशा करता हूं कि ये शुगर मिल की जमीन के उपयोग के बाद में वो एक बड़ा चंक होगा जो इंडस्ट्रीज को रीजनेबल रेट पर ऑफर होगा, तो बड़े इन्वेस्टर्स विचार कर पाएंगे। क्योंकि बिहार में प्राइवेटली लैंड परचेज करके एग्रीगेट करके इंडस्ट्री लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लैंड रिकॉर्ड्स के चलते, छोटी होल्डिंग के चलते। बट ये जो बड़ा निर्णय हुआ है 32 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का, मेरे विचार से ये एक बूस्टर का काम करेगा। मैं एक सवाल मीना सर आपसे स्पेसिफिक पूछ लूँ, फिर ब्रेक पे जाऊँगा तो बाकी मेहमानों से बातचीत करूँगा कि क्यों नहीं, जैसा कि झा साहब ने कहा, क्यों नहीं बिहार सरकार आगे बढ़ के एक दो ऐसे कोई बड़े इंडस्ट्री को लाने के लिए पहल करे और कहे कि आइए हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि 1 रुपये में हम गूगल को ज़मीन दे रहे हैं, आप लगाइए, आपको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, ताकि 2-4 बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी तो एक परसेप्शन में बदलाव आएगा और फिर बाकी इंडस्ट्री खुद ब खुद चल के आएगी, उनकी एंसेलरीज यूनिट चल करके आएंगी। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से तो उनके लिए माकूल माहौल है। नहीं, मैं बिल्कुल 100% इससे सहमत हूँ। और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो चुनाव से कुछ महीने पूर्व कैबिनेट ने मंजूर की है, उसमें फ्री लैंड और सभी प्रकार के इंसेंटिव्स और टैक्स रिलीफ देने का प्रोविजन किया गया है। मैं निश्चित हूं कि चुनाव के बाद में डेफिनेटली इस दिशा में प्रयास होगा और यही रास्ता है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया गया या बाकी राज्यों ने एफर्ट्स किया है, हमें भी बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए और उन्हें इनेबलिंग एनवायरनमेंट और फैसिलिटेशन आउट ऑफ वे भी दे करके, क्योंकि जैसा लॉ एंड ऑर्डर एक कंसर्न सभी पैनलिस्ट ने बताया है, ये बात सही है कि आंकड़ों के रूप में बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स होती है। रिजल्टेंटली हम लोग का जो परसेप्शन है वो प्रभावित होता है। तो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव एफर्ट्स करने की जरूरत है। आई एम श्योर कि जब ये पॉलिसी रोल आउट होगी तो उस दिशा में काम होगा। चलिए, तो ऐसा करते हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला कि कहां कहां पोटेंशियल है हमें डेवलपमेंट की, और दूसरा बिहार एक ब्रांड के तौर पे जो परसेप्शन है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में आखिर बदलाव कैसे आएगा। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे मुद्दे निकलकर सामने आए, लेकिन अब स्पेसिफिक मुद्दा या फिर कहें कि लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है बिहार में डेवलपमेंट को लेकर। अरविंद झा साहब, आपको क्या लगता है कि सबसे कम एफर्ट लगा करके सबसे कम समय में किस सेगमेंट पे हम ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो सर्विसेज पे जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा, बोथ अर्बन सर्विसेज एज वेल एज रूरल सर्विसेज। अभी हम जैसे आपको बताएं, कुछ अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताएं और उनकी क्या काम हो रहा है, उनका क्या प्रोस्पेक्ट है। तो रोडवेज करके हमने एक टैक्सी स्टार्टअप में फंड किया था, जहाँ पे कि अभी ऑलमोस्ट 200-250 ड्राइवर्स काम कर रहे हैं और बिहार में काम करके 25,000 से 35,000 महीने का इनकम कर पा रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद से लोग छोड़ के पटना आ रहे हैं और बिहार में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी उनको उतना इनकम नहीं मिल पा रहा था जितना कि बिहार में मिल रहा है और खर्चा भी कम है उनके लिए। आजकल आपने अरविंद झा साहब आपने ऐसे कई सारे स्टार्टअप की मेंटरिंग की है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूं कि जब ऐसे स्टार्टअप को अपने एक्सपेंशन के लिए या फिर जमीन पे काम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं आप, तो क्या कोई चैलेंजेस आता है या फिर सब कुछ काफी अच्छा रहता है?
नहीं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस हैं कि गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन, जैसा संजीव जी ने बोला था, बहुत स्लो है और एक पीपल ओरिएंटेड हो गया है, सिस्टम ओरिएंटेड नहीं। तब जैसे मान लीजिए जो पहले इंडस्ट्रीज में सेक्रेटरी थे संदीप पौंडरिक जी, वो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही विजनरी, बहुत ही काम करने वाले थे। लेकिन जब से वो गए हैं 1 साल से, तब से लगता है कि पूरा डिपार्टमेंट ठप पड़ गया है और बहुत स्लो हो गया है डेवलपमेंट। तो आज जो मान लीजिए एक 50 करोड़ का इन्होंने फंड अनाउंस किया था कि बिहार के स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ का फंड, आईडीबीआई के फंड ऑफ फंड्स के थ्रू 125 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट बिहार में आ जाता, लेकिन 1.5 साल से वो ठंडे बस्ते में है, एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो स्टार्टअप में अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फास्ट ग्रोथ तो होने वाला है नहीं। जैसे हम लोगों ने दरभंगा में आईटी कंपनी शुरू की मिथिला स्टैक के नाम से, आज हमारे पास 20-25 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम वही सैलरी दे पा रहे हैं जो स्टार्टिंग 25-30 हज़ार रुपये सैलरी बेंगलोर में मिलती है या नोएडा में मिलती है। और बड़ी कंपनियों ने स्टार्टअप का पोटेंशियल कितना है? इस स्टार्टअप का पोटेंशियल कितना है कि यहाँ पे स्टार्टअप करके हम बाहर की कंपनियों को आउटसोर्सिंग दे सके? हम बाहर की कंपनी को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, 2-3 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम 50-100 लोगों की टीम बना लें तो हमको देखते हुए जिस तरह से भुवनेश्वर में आज 10-12 हज़ार से ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार में, पटना में, चाहे गया में, चाहे दरभंगा में, चाहे पूर्णिया में 2-2, 3-3 हज़ार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर में हमने देखा है तो इसमें सरकार ने रोका क्या? सरकार से आपको क्या चाहिए? आप स्टार्टअप लगाइए, आपके पास बहुत सारे। सरकार का थिंकिंग 20 साल पुराने मॉडल पे काम चल रहा है कि आप अपना लगाइए, सारा पैसा ले जाइए, सारा रिस्क कीजिए, 4 साल बाद 5 साल में अगर आप सर्वाइव किया तो हम आपको थोड़ा बहुत जीएसटी में रिबेट दे देंगे, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट में रिबेट दे देंगे। वो एक कोलैबोरेटिव मॉडल नहीं, वो एक मॉडल है कि अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा काम कर देंगे। यहाँ पे चाहिए था कि सरकार को अगर आईटी में रियली काम करना है तो बहुत सारे डायस्पोरा के लोग जो है आईटी में सीनियर वीपी, डायरेक्टर, सीईओ की पोजीशन में है, उनकी एक टीम बनाते 10-12 लोग की, उनको बोलते कि आप आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए। अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ डेटा सेंटर में चल रहा है और सब जगहों पे ये पॉलिसी चल रहा है कि हमारे स्टेट का डेटा सेंटर में रहना चाहिए, डेटा सेंटर बिहार में रहना चाहिए। बिहार के पास डेटा सेंटर नहीं रहना चाहिए। संजय गोयनका साहब, ये कितना बड़ा बिहार में 600-700 करोड़ के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, बिहार में कोई इंजीनियर नहीं है जो उसको कर रहा है। हम बाहर की कंपनियों को दे रहे हैं, निविदा दे रहे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो अर्नस्ट एंड यंग हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लाके लेके आ रहे हैं जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं। वो 6-8 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। ना बिहार का काम हो रहा है, ना बिहार में आईटी बन पा रहा है और ना बिहार के जो लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए काम हो पा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे ना हम, तो सर्विसेज इंडस्ट्री मुझे लगता है कि आराम से 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे अगले 5 साल में। सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। संजय गोयनका साहब, हाँ बताइए। हाँ, ये आप भी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने वालों में से एक रहे हैं और मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि कहाँ पोटेंशियल आपको दिख रहा है? मेरे तीन सुझाव हैं। अगर सरकार इस फोरम से मैं आज बोल रहा हूँ, अगर मान ले संक्षिप्त में पहले सेशन पे आता हूँ कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करके ये मानना होगा कि बिहार में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाए जो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए जैसे सेंटर ने पीएलआई स्कीम लेके आई थी कोरोना के बाद, अगर आपको ध्यान हो, उसका 2 ही पॉइंट था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। मैं कहता हूं बिहार स्टेट को आप मान लीजिए कि हम एक स्टेट हैं, बिहार में जो माल नहीं बनता है अगर किसी भी और स्टेट से इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंपोर्ट हो गया बिहार के लिए। वैसे जो माल अगर हम बिहार से बाहर किसी और स्टेट को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो वो टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव है, आप वो दे दीजिए। बिहार में देखिए, बिहार में 5,000 करोड़ की भी इंडस्ट्री लगेगी, 10,000 करोड़ की भी लगेगी। पहला एक सुझाव मेरा। बिहार सरकार अभी तक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट समझने, मैं कहता रहा हूँ कि हाँ समझ नहीं पा रहे लोग, बहुत बड़ा पिक्चर नहीं। दूसरा सुझाव, रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार बात करती है, हम बहुत कर रहे हैं, सरकार कोशिश भी कर रही है, बट पॉलिसी जो है बहुत संकीर्ण है। मेरा सुझाव है रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम चाहें तो आज हमारे पास क्रॉस सब्सिडी करके सर एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, अगर हम कर देते हैं। क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है जो केवीए चार्जेस जो फिक्स आपको लगता है, हमें 550 रुपया पर केवीए एक इंडस्ट्री को लगता है। अगर हमारी इंडस्ट्री का 200 केवीए का लोड है तो करीब 1.25 लाख रुपया हमें हर महीने देना होगा। तो अगर हम सोलर बेस्ड अपना प्लांट लेके जाते हैं तो कम से कम हमको वो भी देना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट जो 3-4 रुपए की हो सकती है वो फिर भी 5-6 रुपए की बनती है। अनुमान इंडस्ट्री को यहाँ 8 से 10 रुपया कॉस्ट पड़ती है। मैं सजेशन दे रहा हूँ कि क्रॉस सब्सिडी चार्जेस जैसे इन्होंने अभी पंप स्टोरेज में माफ किया है, वैसे क्यों ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में माफ क्यों नहीं कर सकती है सरकार? बिहार में हमें दरकार ही नहीं पड़ेगी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेने के लिए बिजली। बिल्कुल। तीसरा इसमें, हाँ तीसरा सुझाव मेरा स्किलिंग में है।
हमें ट्रस्ट करना होगा। स्किलिंग पे हालांकि स्किलिंग पे काफी ज्यादा जोर सरकार ने दिया है। स्किल को लेकर कई सारे स्किल सेंटर भी खुले हुए हैं। मैं उसका सरकार ने भी जो भी कोशिश की वो अपने एंड पे की है। सरकार हम इंडस्ट्री, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पर विश्वास करें। अगर आज हम किसी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर विश्वास करें, एक बड़ी चीज है। एमएन ठाकुर सर, मैं थोड़ा सा अलग हट के आपके पास आना चाहूंगा कि ये सारे सजेशन है इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए। मेरा एक ये है सवाल आपसे, ये है कि बिहार एक ब्रांड के तौर पे भी बहुत काम आता है, लेकिन वो ब्रांड उस ढंग से उभर नहीं पाया जितना उभरने की क्षमता रखता है। ये कितना बड़ा कंसर्न आप देखते हैं बिहार के डेवलपमेंट के मामले में? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है कि बिहार को एक ब्रांड के रूप में कैसे उभारा जाए। अभी जो ये ब्रांड है, इसका ब्रांड वैल्यू बहुत लो है। तो इस ब्रांड वैल्यू को उभारने के लिए 3-4 काम मुझे लगता है करना चाहिए। एक तो जो सर्विस इंडस्ट्री की बात लोग कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ एक एजुकेशन का बड़ा हब बिहार को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में छात्र भी बिहारी है और शिक्षक भी बिहारी हैं, लेकिन पैसा कोई और बना रहा है। तो हालांकि जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं और बाकी पैनलिस्ट के लिए बता दूं कि एमएन ठाकुर सर भी बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूं। एमएन ठाकुर सर मेरे टीचर रहे हुए हैं ग्रेजुएशन में, और मैं भी छात्र था बिहारी। एमएन ठाकुर सर भी टीचर थे बिहारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी आगे बात पूरी करें सर। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यदि जैसे हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी बनाया गया, तब उसमें 2 बड़े यूनिवर्सिटीज अभी हैं और 2-4 और अभी खुलने वाले हैं। हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है अशोका या जिंदल, वहाँ खुल गया, क्योंकि उसके अंदर फिर सारे फैसिलिटीज क्रिएट किए गए। वैसे ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे करीब 20 यूनिवर्सिटीज को जगह दी गई है वहाँ पे बनाने के लिए। तो ऐसा एजुकेशनल हब यदि खोला जाए तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज हमारा पढ़ने के लिए बाहर चला जा रहा है, वो उल्टा हमारी दिशा में माइग्रेट कर सकता है। आपको याद होगा यदि बैंगलोर या हैदराबाद बना है टेक्नो हब, उसका बड़ा कारण है कि वो बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुले एक जमाने में, जिसके चलते मैन पावर का निकलना और एब्जॉर्ब होना आसान हो गया। वापस लौटने की उनको जरूरत नहीं, कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ हमें ये प्लान करना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर को भी प्लान करते हैं, इतना बिहारियों की एक खास बात तो है ना कि वो जो कहते हैं ना, पेट काट के भी बच्चों को पढ़ाने में खर्च करता है वो। तो वो तो खुद रिसोर्स जनरेटिंग इंडस्ट्री है। दूसरा मुझे लगता है जो ब्रांड के रूप में हम, और ये ब्रांड के रूप में इसलिए इमर्ज कर सकता है कि बिहार एज एजुकेशनल ब्रांड है। आज से नहीं, जमाने से लोग इसको कोट करते रहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी था या बिहार के टीचर बेस्ट हैं। तो ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है मेडिकल हब के बारे में, क्योंकि मेडिकल हब होने से साथ में मेडिसिन का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो ग्लोबली इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, उसका हम रिसर्च एंड R&D वहां पे कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं मेडिकल रिसोर्सेज के, तो हम उसको एक पूरे हब के रूप में कर सकते हैं। आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि बिहार के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो बिहार को दोनों में ब्रांड क्रिएट करने में बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, और नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले उसका से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप, हाँ, जमीन तैयार है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। अब जैसे इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान किया है या हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल खोलने का प्लान किया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग बहुत सुंदर बना दिया और प्रोफेसर अपॉइंटेड नहीं है, या आप प्रोफेसर को लो कॉस्ट में अपॉइंट करेंगे तो फिर वो कभी नहीं बन पाएगा। जो बिहार के बड़े इंस्टीट्यूशंस में लोग पहले बाहर से पढ़ने जाया करते थे, उनका कोलैप्स होने का बड़ा कारण ये हुआ कि आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। जी इन्वेस्ट नहीं किया। अमिताभ तिवारी जी, चूंकि शो का समय थोड़ा सा कम है, शो का समय थोड़ा कम, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं मैं ठाकुर साहब। अमिताभ तिवारी जी, एक सेक्टर जो मैं मिस कर रहा हूं, चर्चा में नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा पोटेंशियल है, वह है टूरिज्म। बिहार में ऐसे कई सारे टूरिज्म स्पॉट हैं जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। आपको लगता है ये एक बड़ा वेन्यू है जहां से हम लोग डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत बड़ा वेन्यू है। अच्छा, मैं इसको बोलने ही वाला था। अभी आप देख लीजिए कि बिहार में सासाराम में एक शेरशाह का रौजा है। आप वहां तक के अप्रोच रोड को जाकर के देख लीजिए, और ऐसा नहीं है वहां टूरिस्ट नहीं आते।
टूरिस्ट आने से सिर्फ नहीं होता है, टूरिस्ट जब आकर के किसी जगह पे रहते हैं, स्टे करते हैं ओवरनाइट या फॉर सम डेज, तब जाकर के वहां का इकोसिस्टम डेवलप होता है। करेक्ट। अभी भी लोग बनारस से आते हैं, वहां उस स्पॉट को देख करके या तो वापस हो लेते हैं या तो आगे गया की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आप एक बात बताएं कि आज अगर कोई भारत में किसी राज्य में घूमना चाह रहा है तो बिहार उसके टॉप प्रायोरिटी में है क्या? मुझे नहीं लगता। बीच में काफी अच्छा खासा एक बिहार टूरिज्म का मार्केटिंग या पीआर प्लान चला था, और आप आज बोध गया में भी देख लीजिए, मैं आज बोध गया में ही हूँ। ठीक है, बोध गया में इतने सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टिल आई वुड से कि आज तक यहाँ पे तो एक भी 5 स्टार होटल ही नहीं है आज भी। और जो टेम्पल है उसके... बड़ी बात आपने कही। अमृतलाल मीणा सर, बहुत सारे सजेशन निकल करके आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि आप सरकार में काफी करीब से रहे हुए हैं, कि आज से 5 साल बाद आप बिहार को कहां देख रहे हैं? देखिए, बिहार ग्रोथ की ट्राजेक्टरी पर आ गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर ग्रोथ हो, आईटी एंड आईटीएस हो, टूरिज्म हो, मेडिसिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपने पिछले साल का बजट देखा होगा और अभी के जो घोषणा पत्र प्रमुख राजनीतिक दलों के देखे होंगे, तो ये सब इश्यूज एड्रेस करने की कोशिश है। सबने इसको अप्रिशिएट किया है कि इसकी ज़रूरत है। मैं ब्रांड के बारे में आपने कहा, मैं जब ये देखता था कि जो लोग बाहर से बिहार आते थे और बिहार में विभिन्न स्थानों पर घूम के जाते थे, तो उनका जो पहले का परसेप्शन था आने से पहले का, और विजिट करके जाते थे उसके बाद का जो परसेप्शन था, उसमें दिन रात का अंतर हो जाता था। मेरी यह सोच है कि कम से कम बिहार के नागरिक जो राज्य के बाहर रह रहे हैं, वे बिहार के जो डेवलपमेंट है, बिहार की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में लोगों से शेयर करें, तो शायद उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी राजदीप जी कुछ दिन पहले आए थे, पटना म्यूजियम देखा और उन्होंने ट्वीट किया, आपने देखा होगा, उन्होंने कितनी तारीफ उसकी करी है। तो बिहार में ऐसे अनेकों टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज बिहार का वाल्मीकि नगर है, उसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन में काफ़ी वृद्धि हुई है। बिहार का राजगीर आप चले जाइए, बोध गया के बारे में चर्चा की है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे काम हुए। लेकिन डेफिनेटली अनेकों ऐसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिसको कि और डेवलप करने की ज़रूरत है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15-20 वर्षों में राज्य की जो बेसिक मिनिमम नीड्स थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, इस सब पर मेजर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब धरातल तैयार है, जिसमें मैं आशा कर रहा हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज के साथ, प्लस अभी बैंकों का भी दृष्टिकोण, सीडी रेशियो बहुत इंप्रूव करी है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट फ्लो है लास्ट 10 ईयर्स में 8,000 करोड़ से बढ़कर के 80,000 करोड़ हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और जो अभी अमृतलाल मीणा सर ने कहा भी कि कई सारी चीजें हुई हैं, जो जमीन तैयार हो चुका है, और शायद हम लोग आगे चल के जब कभी चर्चा करें तो चर्चा एक अलग पहलू पर निकल कर सामने आती हुई दिखेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।